Good morning, everyone. We're going to start our new chapter that is Thinkers, Belief, and Building of 12th class. And in this topic, basically, the time period we're talking about is around 600 BCE to 600 CE. And we'll be discussing about the cultural development or the no belief system that actually developed during this particular time period, that is of 600 BCE to 600 CE. In this chapter we'll take a long journey back to thousands years ago and we'll discuss how philosophers and what were their attempts, okay, how they questioned the custom and belief, the tradition that were prevailing at that particular point of time. And also we'll discuss about the ideas that actually got compiled after their deaths. So basically, we'll be studying about the spread of Jainism, Buddhism, and also some features about Hinduism. So I think we should just start the topic. So the first millennium BC, अगर हम बात करें, mid first millennium BC is also regarded as a turning point for world history. Why? Because इस time period में new thinkers emerge हो रहे थे. अगर हम बात करें तो जो पहले जनरेशन चल रही थी और जो कमिंग जनरेशन आ रही थी उसमें जो नए लोग आ रहे थे, न्यू यंग पीपल हम कह सकते हैं, जितने भी यंग लोग उस जनरेशन के, वो सब क्वेश्चन आउट कर रहे थे जो पुराने जनरेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन थे, कस्टम एंड बिलीफ थे, ट्रेडिशंस थे उनको. तो ये कुछ जो थिंकर्स थे जो उस टाइम पे इमर्ज हुए, उनमें से फेमस जो थे वो ज़ैराथुस्टर थे हमारे ईरान के, कॉन्गजी थे चाइना के, सोक्रेट्स, प्लाटो, एरिस्टोटल ये ग्रीस में इन्होंने अपनी थ्योरीज दी, हम ये कह सकते हैं. और महावीर जैन और बुद्धा इंडिया में क्वेश्चन आउट कर रहे थे जितने भी ब्राह्मिकल प्रैक्टिसेस यहाँ पे चल रहे थे उसको, जो हमने महाभारत चैप्टर में भी पढ़ा है. अकॉर्डिंग टू द कास्ट सिस्टम हमारी सोसाइटी 4 वर्नास में डिवाइडेड थी. तो जो महावीर और बुद्धा थे वो इंडिया में आके क्वेश्चन आउट कर रहे थे कि जो ये प्रैक्टिसेस, जो जितने भी हमारी इल प्रैक्टिसेस उस टाइम पे हो रही थी उन सबको क्वेश्चन आउट कर रहे थे. तो हमेशा ये हमेशा चलता आया है, जो भी कमिंग जनरेशन होती है वो किसी चीजों पे एग्री नहीं करती है जो पास्ट जनरेशन होती है उनके साथ. तो ये जो थिंकर्स आ रहे थे, ये जो पुरानी जो गलत चीजें हो रही थी, जितने भी पुराने जो इल प्रैक्टिसेस हो रहे थे उनको खत्म करके एक नया वर्ल्ड बनाने की कोशिश कर रहे थे. ठीक है. अब इसी टाइम पे ड्यूरिंग दिस टाइम आल्सो न्यू किंगडम्स एंड सिटीज वर आल्सो डेवलपिंग, और सोशल इकोनॉमिक लाइफ जो है वो चेंज हो रही थी अलग अलग तरीकों से. अब लोग भी कंफ्यूजन में थे कि भाई किस चीज को अडॉप्ट करें, ये हम कह सकते हैं. ठीक है. अब मेरे सामने दो चॉइसेस रख दी जाएंगी तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाऊंगी कि मैं ये करूं या मैं वो करूं. तो जो न्यू सिटीज और किंगडम्स आ रहे थे वो भी क्वेश्चन आउट करने लग गए थे जो पुराने जो ट्रेडिशन चल रहे थे उनको. जैसे फॉर एग्जांपल एक नई किंगडम सेटअप हुआ, ठीक है, वो लोग बाहर से सेटल होकर आए हैं, उनको नहीं पता है कि इंडिया में कौन सा कास्ट सिस्टम चल रहा है. ठीक है. वो लोग सपोज फॉर एग्जाम्पल थोड़ी सपोज मंदिर में चले गए पूजा करने के लिए, ब्राह्मण्स ने उनसे पूछ दिया कि आपकी कास्ट क्या है, उनको नहीं पता, ब्राह्मण ने उनको निकाल दिया. तो ये वहां पे क्या है, जो हमारे जितने भी ऋग्वेद और उपनिषद में जो हमारे कस्टम एंड ट्रेडिशन थे, तो जितने भी न्यू जनरेशन आ रहे थे, जितने भी ये न्यू किंगडम्स आ रहे थे, ये क्वेश्चन आउट करने लग गए थे जितने भी ये ब्राह्मिकल ट्रेडिशंस जो बने थे उनको, जो ऋग्वेद और उपनिषद में लिखे थे उनको, क्योंकि इन्होंने कभी देखा नहीं था, पढ़ा नहीं था, क्या लिखा है, किसने लिखा है, पता नहीं है. तो इसलिए क्वेश्चन आउट करने लग गए थे कि भाई वो कौन, प्रूफ कौन है जिसने ये कस्टम एंड रिलीफ बनाए हैं. ओके. तो अब अगर हम ऋग्वेद और इन सब की बात कर रहे हैं, वेदास की बात कर रहे हैं कि ये सब चीजें हमारे वेदास में लिखी गई थी, तो वेदास होते क्या हैं. ठीक है. तो वेदा बेसिकली एक लार्ज बॉडी है, एक रिलीजियस बॉडी है, रिलीजियस टेक्स्ट है, बहुत ही काफी ह्यूज टेक्स्ट है, जो कि ओरिजिनेट हुआ है एंशिएंट इंडिया में. ऐसे माना जाता है जब लोग सेटल हुए, जब इंडिया में हिंदू जो एक काइंड ऑफ कल्चर स्टार्ट हुआ, तभी ये वेदास लिख दिए गए थे, और वेदा संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए थे. और ये ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर है हिंदुइज्म का. ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर है जो पाया जाता है अगर हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं उसमें. तो हमारे वेदास जो है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. सबसे ओल्डेस्ट वेदा जो लिखा गया है वो ऋग्वेद है.
ऋग्वेद कंपाइल हुआ था अराउंड 1500 टू 1000 बीसी के बीच में, और इसमें ना अलग अलग टाइप के हिम्स हैं। हिम्स क्या होता है, काइंड ऑफ फ्रेजेस में, ये प्रेयर में ये लिखा हुआ है, प्रेयर टाइप में है ये, फ्रेजेस टाइप में है, और डिफरेंट डिफरेंट डाइटीज की पूजा की हुई। डेटीज क्या होती हैं आपकी, जैसे जैसे शिव की मूर्ति जो है वहां पे, तो उस टाइम पे ऐसे नहीं चलता था, आप नेचुरल उसको मानते थे, तो अग्नि, इंद्र, सोम, इन सब की ज्यादा ये ज्यादा भगवान माने जाते थे, उनकी पूजा होती, तो इनके प्रेजेस में ये यहाँ पे हिम्स लिखे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो सेक्रीफाइसेस वगैरह परफॉर्म किए जाएंगे, बेसिकली वेदास क्या है, वेदास में हमारे रिचुअलिस्टिक डिटेल्स लिखे हुए हैं। रिचुअलिस्टिक डिटेल्स मतलब रिचुअल क्या क्या, जैसे कैसे पूजा करनी है, व्रत कैसे रखना है, ऐसी ये सारी चीजें जो हमारे हिंदू प्रथा से रिलेटेड है, वो पर्टिकुलर जो रिलीजियस डिटेल है, रिचुअलिस्टिक डिटेल्स है, वो सारी मेंशन है। यहीं पे हम आगे उपनिषद की बात करते हैं, तो उपनिषद क्या है, उपनिषद वेदा का एक नेक्स्ट एक कर सकते हैं कि भाई जो नई जनरेशन आई उन्होंने थोड़ा उपनिषद को लिखा गया, ठीक है, एक काइंड ऑफ एक इसी का सेगमेंट हम मान ले, वेदा का ही एक सेगमेंट मान ले, वो है उपनिषद। तो उपनिषद क्या है, लेट वैदिक संस्कृत टेक्स्ट हैं, जो रिलीजियस वगैरह, जो रिलीजियस संस्कृत टीचिंग और आइडियाज लिखा गया हिंदुइज्म से रिलेटेड, उसको उपनिषद बोलते हैं। उपनिषद बेसिकली ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर है इन हिंदुइज्म का। साथ ही साथ ये लोग ये चीज, ये जो उपनिषद है उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, अब तुम बोलोगे कि मैम वेदास भी पुराने हमारे ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स हैं और उपनिषद भी ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स हैं। द मेन डिफरेंस अगर मैं वेदास और उपनिषद में बताऊं, बहुत ही सिंपल, तो वेदास जो हमारे डील करते हैं वो है रिचुअलिस्टिक डिटेल्स के साथ, जो मैंने अभी तुम्हारे साथ डिस्कस किया, और उपनिषद डील करते हैं फिलोसफिकल डिटेल के साथ, ठीक है। वेदास बताते हैं, बेसिकली वेदास क्या है, एक काइंड ऑफ आपको पूजा पाठ करने के तरीके बता दिए हैं, वो वेदा बता रहा है। लेकिन बिना पूजा पाठ करे आप लोग कैसे एक डिवाइन नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप लोग कैसे अपने आप, जैसे हम जो ध्यान लगाते हैं, हम जो पूजा पाठ करते हैं उसमें ध्यान लगाते हैं, ठीक है, तो वो मंत्र रिचुअल पढ़ के, सेक्रीफाइसेस करके, ये सब ना करके मेडिटेशन करके, फिलोसफिकल नॉलेज पाके आप लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं गॉड के साथ, ठीक है, वो हमारा एक उपनिषद बताता है, मेडिटेशन के साथ, ये फिलोसफिकल कंटेंट, हाउ कैन यू मीट द गॉड, ठीक है, वो सारी चीजें। तो अगर हम उपनिषद और वेदा, ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिचुअल जो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि कंटिन्यूअसली पुराने जो हमारे बिलीफ और कस्टम एंड बिलीफ्स थे, उस पर जो न्यू थिंकर्स आए वो क्वेश्चन आउट कर रहे थे, तो वो क्या थे। अब जैसे जो पर्टिकुलर, जैसे हम इस टाइम पीरियड की बात करें, तो यहाँ पे ऋग्वेद में कोई दो यज्ञ का डिस्कशन हुआ है, बताया है, एक है राजसूय और एक है अश्वमेध। सबसे पहले समझते हैं राजसूय और अश्वमेध है क्या। राजसूय एक जैसे बेसिकली यज्ञ होता था। देखो सबसे पहले क्या होता था, जो उस टाइम पे, उस टाइम पे मूवी थिएटर्स तो है नहीं, उस टाइम पे हम लोग प्ले भी नहीं हो रहा है, तो एंटरटेनमेंट के लिए क्या किया जाए, तो ज्यादातर ये होता था कि एंटरटेनमेंट के लिए लोगों के लिए पूजा रख दी जाए, ठीक है, ताकि एक किंग पूजा रखेगा, और पूजा बहुत ह्यूज लेवल पे होती थी, बड़े बड़े लेवल पे होती थी, लोगों का भोजन कराया जाता था, लंगर कराया जाता था, तो ये काइंड ऑफ बहुत एक काइंड ऑफ फेस्टिवल टाइप हो जाता था लोगों के लिए। तो यहाँ पे अगर हम ऋग्वेद की बात करें, तो दो मेजर यज्ञ की बात हुई है, राजसूय और अश्वमेध। तो राजसूय यज्ञ क्या है, एक बेसिकली एक ऐसा यज्ञ था जिसमें राजा का बेसिकली एक इनॉग्रल एक क्या बोलते हैं, जिसे अगर उसको चक्रवर्ती सम्राट बनना होता तो वो राजसूय यज्ञ करवाता था, ठीक है। साथ ही साथ हम अश्वमेध देखें, तो अश्वमेध यज्ञ क्या है, एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था, मतलब एक साइड तो आपका यज्ञ हो रहा है, उसी बीच क्या है, जो घोड़ा है, अश्व अश्व जिसे बोलते हैं, उसको छोड़ दिया जाता था पूरे एरिया में, और जिस एरिया में वो भागता था, ठीक है, अगर कोई किंग उस एरिया में रोक देता है उसको, तो मतलब वो क्वेश्चन कर रहा है किंग को, मतलब वो लड़ाई के लिए कह रहा है किंग को। और अगर आपने जो किंग को नहीं, जो घोड़ा है उसको नहीं रोका, वो दूसरे एरिया में चला गया, तो ऑटोमेटिकली क्या होता था, वो ऑटोमेटिकली जो पर्टिकुलर किंग वो अश्वमेध यज्ञ करा रहा है उसके अंडर आ गया, ठीक है। ये मैं एक बारी दोबारा समझाती हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे अशोका है, अशोका ने अश्वमेध यज्ञ करवाया, अशोका का एम्पायर दिल्ली है, सपोज जो घोड़ा है वो यूपी चला गया, ठीक है, यूपी में भाग रहा है, पूरा भाग रहा है, लेकिन किसी भी किंग ने यूपी में उसको नहीं रोका। अगर कोई रोक देता तो मतलब वो चैलेंज कर रहा है जो अशोका जो दिल्ली में रूल कर रहा था उसको, कि आके मुझसे लड़ो।
लेकिन अगर अश्व को नहीं रोका, जैसे यूपी में किसी ने नहीं रोका, तो ऑटोमेटिकली यूपी किसके अंदर आ जाएगा, अशोका के पास आ जाएगा यूपी। तो ये काइंड ऑफ किंग ये होता था, ये चीजें होती थी। अब राजसूया में कभी कभी उस राजसूया में भी घोड़े को यूज किया जाता था। लास्ट में राजसूया में भी अश्व को या तो फ्री कर दिया जाता था या फिर उसका सैक्रिफाइस दे दिया जाता था। लेकिन अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा होता था वो ऐसे माना जाता था कि वापस पूरा घूम के, सपोज वो 6 महीने ले रहा है या 3 महीने ले रहा है, जितना भी टाइम ले रहा है वो, जितने भी एरिया में वो ट्रेवल कर रहा है, उतना टाइम पीरियड लेके वो वापस उसी जगह आ जाएगा जिससे वो मूव किया था, और वहां पे फिर उसको सेक्रीफाइस कर दिया जाता था। तो ये कस्टम और बिलीफ, ये ट्रेडिशन, ये ब्राह्मण जो थे उनकी हेल्प से ये कंडक्ट किए जाते थे ये रिचुअल्स, क्योंकि ये ऋग्वेद में लिखे हुए थे। अब जो नए थिंकर्स आए वो, अब सपोज अगर हम यही जनरेशन की बात करें, तो वो क्वेश्चन आउट करने लग गए, भाई अश्वमेध यज्ञ में तुम तो पहले घोड़े को भगा रहे हो, फिर तुम उसको मार दे रहे हो, तो उसकी जरूरत क्या है, तुम उसको नहीं मारो। ये अगर हम बाद में देखें तो ये जो राम जी की अगर किसी ने स्टोरी पढ़ी है रामायण, तो उसमें उन्होंने अश्व को मारा नहीं था, वो भी अश्वमेध यज्ञ कराते हैं, उन्होंने अश्व को मारा नहीं था, बल्कि एक प्लास्टर कॉपी, एक काइंड ऑफ अश्व की बनाई थी और फिर उसकी गर्दन काटी थी। तो ये काइंड ऑफ ये सी जो सैक्रिफाइसल ट्रेडिशन चले आ रहे थे जो हमारे ऋग्वेद में लिखे थे, ये कॉन्स्टिट्यूएंटली ना क्वेश्चन करे जा रहे थे बाय डिफरेंट जो नए नए लोग यहाँ पे सेटल हो रहे थे उनके द्वारा।